जबलपुर में आर्थिक अन्वेषण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम मोहन यादव ने ओमकारेश्वर का दौरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 के पहले महाकाल लोक की तर्ज पर ही ओमकारेश्वर का भी विकास किए जाने का बड़ा ऐलान किया है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को लगातार बढ़ाने के लिए जो धार्मिक स्थल है उसको बड़े पैमाने पर विकास कर रहा। सीएम मोहन यादव ने ओमकारेश्वर में आयोजित धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि सिंहस्थ 2028 के पहले ओमकारेश्वर का भी ऐतिहासिक विकास किया जाएगा। बताते यह भी चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दो ज्योतिर्लिंग है, दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर का भी विकास करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। हमारे सभी राज्यों के लिए सभी प्रकार की सुव्यवस्था जुटाते हैं और खास करके आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इस समय के लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ा अनुकूल समय चल रहा है और दुनिया के कई सारे देश हमारी विशेषताओं को समझने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिल रहा है, महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी सरकार भी कई प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं कि बाबा महाकाल के महापुरुष करने के बाद प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा अलग से आकर्षण उत्पन्न हुआ। जब बाबा महाकाल का आनंद में अलग प्रकार से समय चला तो बाबा ओमकारेश्वर का भी आनंद उसी प्रकार से आना चाहिए। इसलिए इसी वजह से हमने प्रयास किया महाराज जी कि हमारा ओमकारेश्वर धाम भी आपके आशीर्वाद से उसी प्रकार से जगमगाएगा। वो सारी व्यवस्था जुटाने का प्रयास किया जाएगा जिसके कारण से हजारों लाखों साल से इस ओमकारेश्वर तट की महिमा युगों युगों से लोग गाते आ रहे हैं। तो वहाँ के पावन पुनीत मां नर्मदा का ये पवित्र तट जो हजारों लाखों साल से अलग अलग कारण से अपने इस तट के ऊपर ऐसे कई समय से कई प्रकार की पवित्र आत्माओं का कई बार समूह इकट्ठा होता है। परमात्मा की कृपा से ये पुण्य मौका मिलता है। जाने अनजाने भौतिक युग में हम सबके लिए दुनिया का नया प्रकार का आविष्कार भी होता है। आविष्कारों के साथ आकर्षण बढ़ते हैं। आकर्षण से हमारे मन में जिज्ञासा और संशय पैदा होता है, लेकिन ये संशय से समाधान के लिए ऐसे कई जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा प्रकट होती है जो हमारे लिए न केवल प्रत्यक्ष अपने जीवन से वो हमारे शंका के समाधान भी करते, परमात्मा में विश्वास भी जगाते हैं और एहसास कराते हैं कि अंततः ये यद पंडित ब्रह्मांड जो बोलने की बात है ये केवल बोलने की नहीं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। जो कुछ है वो सब यही का है और जो कुछ है वो ईश्वर की लीला। इस लीला में से हम अपने लिए जैसी जिसकी भावना परमात्मा मौका देता है पुण्य अर्जन करने का, हम सत्कर्म पे चलने का संकल्प लें, पुण्य अर्जन करते हुए परमात्मा के प्रति ध्यान लगाएं और बेहतर से बेहतर जो बन सके वो करने का संकल्प लें। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल के छोटे से गांव के उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी तुलना ब्राजील से करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी ओर से प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। आगे लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश से अत्यंत प्रेम है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एमपी के मन में मोदी। सुनिए एमपी के मुखिया ने कैसे पीएम मोदी का आभार जताया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश से अत्यंत प्रेम है। एमपी के मन में मोदी जो हम कहते हैं वो दिखाते हैं कि अभी शहडोल के छोटे से गांव के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी ब्राजील से तुलना करते हुए उनने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया
और मध्य प्रदेश के अंदर के चीता प्रोजेक्ट से लेकर कई प्रोजेक्ट में उनका आशीर्वाद मिला। खास करके नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से उनने मध्य प्रदेश से विश्व में संदेश दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का राज्यों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए कितना अच्छा प्रबंधन हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे से जो उनका आशीष हमको मिलता है उस आधार पर मध्य प्रदेश विकास की अपनी गति से दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं उनका आशीर्वाद सदैव चाहूंगा। उम्मीद करूंगा सरकार उनके मार्गदर्शन में लगातार चलती रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः उनका आभार। बढ़ते अगली खबर की ओर। सदन की कार्रवाई के बीच कांग्रेस का वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष उमंग समेत विधायकों ने किया प्रदर्शन। वही मंडला में हुई घटना का किया विरोध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की राशि देने की मांग की गई विपक्षियों की ओर से और वॉकआउट करते हुए नजर आए। घटना पर कांग्रेस ने सरकारी जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घटना पर संसद से वॉकआउट करते हुए विपक्षी कांग्रेस पार्टी नजर आई है। सदन की कार्रवाई के बीच ही वॉकआउट कर लिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग समेत विधायकों ने प्रदर्शन किया है। मंडला में हुई घटना का विरोध जताया। वह पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की राशि देने की भी मांग की है और साथ ही साथ कांग्रेस ने सरकारी जांच की भी मांग की है। तो बड़ी खबर बता रहे, घटना पर कांग्रेस ने सरकारी जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग समेत विधायकों ने वॉकआउट किया है, जिसके बाद ये देखा गया कि उन्होंने जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर सदन में कार्यवाही के बीच में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सदन से वॉकआउट करते हुए नजर आए और साथ ही साथ मंडला में जो बीते दिनों घटना हुई थी उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि इस पर सरकारी जांच होनी चाहिए। सरकार ने जब 10 लाख रुपए उस निर्दोष आदिवासी परिवार को दिए मृतक के नाम से, और आज हमारी मांग थी कि उसको नौकरी मिले, उस परिवार के एक सदस्य को, और 2 करोड़ रुपए मिले। अब सरकार ने जब 2 करोड़ की 1 करोड़ देने की बात करी और नौकरी की बात करी तो मंत्री जी जवाब देते कि जांच के अंदर आएगा कि वो नक्सलाइट था कि नहीं था। तो हमारा सवाल ये है सरकार से, जब आपने उसको 10 लाख रुपए दिए तो जब आपने क्या नक्सलाइट को दिए क्या? तो इसका मतलब सरकार निर्दोष आदिवासी को नक्सलाइट बताने में लग गई। जब आप 1 करोड़ की बात देने की बात आ रही है, नौकरी देने की बात, तो निर्दोष आदिवासी है उसको तत्काल नौकरी मिलना चाहिए। निर्दोष है 1 करोड़ रुपए तत्काल मिलना चाहिए। सरकार अपने वादे से पलट रही है। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया सदन में, लेकिन जांच के नाम पे लिपापोती करना चाहते। 10 लाख रुपए जब मुख्यमंत्री ने सहायता राशि दी तो इसका मतलब निर्दोष आदिवासी है, नक्सलाइट नहीं है, लेकिन सरकार अपने बयान से पलट रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ आवेदन देने के बाद गोविंद सिंह ने तीखा पलटवार किया। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा ने मामले में जहां नेता प्रतिपक्ष ने कल लोकायुक्त में मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ आवेदन दिया था, उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार का चरित्र सब जानते हैं। मैंने उन्हें करोड़ों का मानहानि का नोटिस दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि उमंग सिंघार भ्रष्टाचार में गहरे डूबे हुए हैं और उन पर रेत माफिया और शराब माफिया जैसे जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। गोविंद सिंह के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है और अब इस पर विवाद शुरू हो चुका है। दोनों पक्षों की ओर से और भी बयानबाजी की उम्मीद भी जताई जा रही है। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता है। भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंघार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंघार जिसे पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से पहुंचते। वही नागपुर में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कानून का नियंत्रण वहां बना हुआ है और जिन्होंने भी इस तरह की हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया वे पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारी हमदर्दी अशफाकुल्लाह खां, अब्दुल हमीद और साथ ही अब्दुल कलाम जैसे देशभक्तों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र के सच्चे हीरो थे।
रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं बल्कि देशभक्तों जैसे अशफाक उल्लाह खां से हुआ है। जो लोग औरंगजेब से अपनी पहचान जोड़ रहे हैं वे गलत कर रहे हैं। उन्होंने औरंगजेब को लुटेरा करार देते हुए कहा वह हमेशा लुटेरा ही रहेगा, भले ही कुछ इतिहासकार उसे महान मान लें। की घटना पे सरकार का वहाँ जो है कानून का नियंत्रण बना हुआ है। जिसने भी इस तरह की अगर हरकत की है वो गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूं लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाक उल्लाह खां के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त है। हमदर्दी हमारी अब्दुल हमीद के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त है। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए क्योंकि वो देशभक्त है। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान तो संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर जी महान है, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे महान हैं। जिनने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म को बचाया है, हिंदुस्तान को बचाया, वो महान हैं। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और कट्टरपंथी मुसलमानों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी पहचान औरंगजेब के साथ मत जोड़ो। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। वही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि कहीं पुलिस लोगों को पीट रही है तो कहीं हत्याएं हो रही हैं और कहीं पुलिस लोगों से पिट रही है। यह ऐसा राज्य है जहां पुलिस लोगों को पीटती भी है और खुद लोगों से पिटती भी है। उन्होंने राज्य में सबसे खराब कानून व्यवस्था होने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की है। कि पुलिस कहीं पीट रही है, कहीं हत्या हो रही है और पुलिस कहीं खुद ही पीट रही है। ये एक ऐसा प्रदेश है देश में जहाँ पुलिस पीटती भी है और खुद पिटती भी है। सर, आप फेक एनकाउंटर का आरोप लगा रही है कांग्रेस। तो कहना है कि केवल इसलिए एनकाउंटर किया गया कि नक्सल मूवमेंट दिखाकर केंद्र का फंड लिया जा सके। ये तो पुलिस हमारी कानून व्यवस्था प्रदेश की के बारे में जितना कम बात करो उतना अच्छा है। वही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हाल ही में नागपुर में हुई हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और औरंगजेब को लेकर जारी सियासत पर चिंता जताई। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस वजह के ऐसे मुद्दों को उछालना और राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक पार्टियां और सरकारें बिना वजह नफरत फैला रही, जिससे नुकसान इन पार्टियों का नहीं बल्कि जनता का होगा। ये लोग इतिहास की बातें क्यों कर रहे हैं? हमें वर्तमान की समस्याओं पर ध्यान देनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और संविधान की रक्षा। रामेश्वर शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आरिफ मसूद ने कहा कि कब्र तो खुदाई के लिए होती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों को हमेशा मुर्दों पर हमला करने की आदत है। कब्र खोदकर जो करना है वह कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नागपुर के लोगों से पहले कहूंगा कि वह शांति बनाएं और ये राजनीतिक पार्टियां और जो सरकारें नफरत फैलाना चाह रही हैं, ये संयम बरतें। इसमें उनका नुकसान नहीं होता, जनता का नुकसान होता है। दूसरा, इतिहास पे क्यों जा रहे हैं? वर्तमान पे आए। इतिहास में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन सी खबरें हैं, कौन सी नहीं है, किसका क्या इतिहास है, किसने क्या दुराचार करा, ये छोड़ो, वर्तमान में आओ। भूखों को आवश्यकता है खाना देने की, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य की, उस पर आना चाहिए। और इस तरह की बातें बेकार है। हम तो संविधान वाले लोग हैं, संविधान पे चर्चा करा। हमें क्या लेना देना इतिहास में क्या हुआ, कौन ने कूटता करी, कौन ने शांति बनाई। सुना आपने आरिफ मसूद के इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि इतिहास को एक बार फिर से खुरेदना और उसके बाद को लेकर के उस विवाद करना वो सही नहीं है। वर्तमान में जी, हालांकि औरंगजेब के कब्र खुदाई को लेकर के लगातार जो सियासत है वो हर ओर बरसते हुए नजर आ रही है, सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है और आम जनता जो है वो भी इसमें सम्मिलित होते हुए नजर आ रही है। और इसी को लेकर के आरिफ मसूद ये कहते हुए नजर आए हैं कि इन सब से कुछ नहीं होगा। वही भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है। निरंतर प्रगति पथ पर मध्य प्रदेश नवनिर्मित 364 जी टाइप आवासों का लोकार्पण हो रहा, जिसमें सीएम मोहन यादव का संबोधन है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं।
ब्रजला, सचान जी, पूरा मंच और आप सब, कल रंग पंचमी का त्योहार है, आप सबको यहीं से बधाई दे रहा हूं। दुनिया में वैसे तो मृत्यु लोक के अंदर हम सब एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिन देश के बारे में लोग याद करके हजारों साल से एक विशेष आकर्षण से, जैसे जलता कोई बिजली का हमारा ये यंत्र, बल्ब, ट्यूबलाइट, हैलोजन, अपने आप सारे प्राणियों को आकर्षित करता है। सूर्य अपनी ऊर्जा देता है। इसलिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से दुनिया के लोगों का भारत में आकर्षण है। और हमारे लिए ऋषि मुनियों ने जीवन के जीने के लिए भी इतने प्रकार के आनंद के साथ हम पे अपनी कृपा की है कि हमारे एक एक त्योहार और हमारे जीने की पद्धति दोनों का तालमेल इतना अद्भुत बनाया है कि हर एक त्योहार को ऋतुओं के साथ जोड़ा है। जब फागुन आता है तो वसंत का चटक रंग और आनंद, जीवन में उल्लास आ जाता है। प्रकृति जिसमें सराबोर हो जाती है, ऐसे उल्लास आनंद के त्योहार में, रंगों के त्योहार के साथ हमारे सारे कष्ट पुराने मिटे और जीवन का उत्साह उमंग से आगे बढ़ने का संकल्प धारण करते हैं। तो हमारे लिए वैसे तो सफेद रंग में इंद्रधनुषी रंग सारे समाये हुए हैं, लेकिन उसके साथ जीवन का उत्साह भी बना हुआ है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे लिए पूरे देश में पहले चरण में 20 सिटी, बाद में और 4 जोड़ी, तो 7 सिटी को पूरे देश में, मध्य प्रदेश के अंदर विशेष अनुदान दिया। और यहां अनुदान दे करके जब यहां दीवारों के लिए केवल ये बनाया एक अपना भौगोलिक रूप से हमारे लिए वो अपना एक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में इस भवन के अंदर हमारे निवास के बाद जो आत्मा बसेगी उसका आनंद ही अलग है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के राज में हमारा गणतंत्र मुस्कुरा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 145 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के सबके अपने मकान हैं, लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़े पद पे बैठने व्यक्ति का अपना खुद का आशियाना नहीं है। हमें इस बात का गर्व जो दूसरे के लिए जी रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। जिसने कल्पना कैसी की है, कोई कल्पना कर सकता है कि गरीब से गरीब आदमी, शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको अपना मकान मिले। तो ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि बाकी चीजें सस्ती हो जाती, जमीन की अपने ढंग से उपलब्धता हो जाती, तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए, और जो हमारे अपने शहरी क्षेत्र के अंदर 2.5 लाख के मकान उनको दिलवाए हैं। उससे आगे बढ़ो तो अलग अलग अपने अपने स्केल में, जैसे अभी इस बार 8 लाख तक का इनकम टैक्स के दायरे में अब 8 से 12 कर दिया, 12 लाख तक का छूट देने का प्रयास किया है। और इनको भी अलग अलग प्रकार से स्वयं के आवास ले ले तो उसमें भी अलग अलग टैक्स की छूट दी है, और उसको किसी भी प्रकार से ब्याज की मदद करते हुए सबका अपना मकान बने। ऐसे में जब हमारे अपने भोपाल में भी मैं अगर संख्या देख रहा था कि अगर पुराने वो मकान, यद्यपि वो फैले थे, लेकिन बने कब थे? 1956 में मध्य प्रदेश बना है, उसके बाद 2-4 साल आगे पीछे बने होंगे। मकान कब तक चलते पता नहीं, लेकिन 1800 मकान हटा करके लगभग 3315 मकान मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे में जब आज यहां हम कुछ मकानों को देने के लिए नैमित्तिक रूप से 5 लोग यहां आए हैं, लेकिन मुझे बताया गया जी टाइप के 364 आवासों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन सबके लिए, जिनको मिला उनका आनंद है, उनको बधाई। और सही अर्थ में तो मैं भी जब आ रहा था ऐसा कर रहे थे कि इतना बड़े बड़े मकान,
लाख मेरा भी श्यामला हिल साहब ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना अच्छा न्यू मार्केट के पास का इसकी लोकेशन इतनी अच्छी कि कई बार आपसे भी लगे कि वाह, मकान हो तो यहां होना चाहिए, फालतू का क्या चक्कर में पड़े। लेकिन ये हमारे लिए आज इतनी बड़ी बड़ी, और आज के समय में तो जितना ऊपर अच्छा मकान उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, पता नहीं कितने प्रकार की भावना है। लेकिन नगर निगम वालों से बोलना चाहूंगा, आज तो आपने 364 दिलवाए, तीसरा चरण भी 3-4 महीने में पूरा कर देना भाई, जल्दी लोकार्पण करने हम आएंगे ताकि बाकी लोगों को भी दिलवाएं, जितने बच्चे उनको भी दिलवाएं। आज इसके लिए भी 116 करोड़ 26 लाख की लागत से स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये भवन बनाए गए। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। मुझे बताया गया कि अब जो बनेंगे थोड़े एफ टाइप के 336 मकान है ना, तो उनको भी ठीक ठाक बना। संजय जी जल्दी से जल्दी दिलवा दोगे ना, पक्का? अब जो बोलो जरा सही बोलना, ध्यान रखना, अगली बार पकड़ लूंगा मैं। अभी तो हमारे भोपाल को लेकर के, प्रदेश को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे प्रकार के प्रयास कर रही है। अभी अपने यहाँ ध्यान में आया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में करने के पहले बहुत सारे अधिकारी घबरा रहे थे, भोपाल में कैसे होगी, कभी हुई नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। और देखो परमात्मा की लीला, जब हमने कहा जो भी होगा होगा भोपाल में ही, अरे 1956 में भोपाल राजधानी बना। हम अगर अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? आज के जमाने में तो बहुत सारे प्रकार से। तो सुना आपने सीएम मोहन यादव को जो कहते हुए नजर आए, 364 जी टाइप जो भवन है वो निर्मित हो चुके हैं, उनका लोकार्पण करने पहुंचे थे, और साथ ही साथ आगे भी आमजन को किस तरीके से सुविधा प्रदान करना उसके लेकर के काम करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विदिशा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 25 में माधव उद्यान के सामने 28 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क के निर्माण का भूमि पूजन आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि तीरथ प्रताप सिंह दरबार मंडल और साथ ही अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन की विधि विधान 9 पंडितों द्वारा संपन्न किया गया। इस नए सड़क के निर्माण से बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही। भूमि पूजन के दौरान वार्ड के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया गया। वार्ड नंबर 25 में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क है, जिसका चौड़ीकरण भी है और जो लेवलिंग भी है साथ में, और अतिक्रमण हटा के इसकी लेवलिंग की जाएगी। ये मुख्य सड़क है माधव उद्यान के सामने वाली, और मैं माधव उद्यान में आने वाले सभी लोगों को और शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और सभी से उम्मीद करता हूं कि ये सीसी है ना, क्यों तो जब ये सीसी बनेगी तो उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी सीसी बनी है ये कंप्लेंट आई है कि रुकती नहीं है सड़क, इसके कारण तराई उसकी हो नहीं पाती, बाद में क्या ऊपर से वो उखड़ने लगती है। तो आप सभी लोगों से, जितने भी लोग ये माधव उद्यान में आते हैं, उसको 2 पोर्शन में बनाना, एक पोर्शन पूरा बंद रहेगा और दूसरा पोर्शन चालू रहेगा, और अच्छे तरीके से उसकी तराई हो ताकि जो सीसी लंबी समय तक चल सके। नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा वार्ड क्रमांक 25 में 25 लाख रुपए की लागत से एक सीसी सड़क यहाँ पे माधव उद्यान के सामने बनने जा रही है, उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। और विदिशा नगर पालिका परिषद द्वारा जनहितैषी निर्णय यहाँ लिया है, क्योंकि पूरे शहर के आम जन यहाँ पर सुबह और शाम को घूमने के लिए आते हैं, जिनमें बच्चे महिलाएं सभी शामिल हैं, सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।